हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों में जो हेडलाइट्स होती हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है इन अवतल दर्पणों का। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हम ये इसका काम क्या होता है कि देखिए, ये होता है कि शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। एक किरण पुंज ऐसी होती है जो एकदम डायरेक्ट फोकस करती है, एक जगह पर केंद्रित करती है। ऐसी चीज़ के लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेविंग दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल अवतल दर्पण। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो दांत रोग संबंधी, जो दांत वगैरह देखते हैं, दांत से रोग से संबंधित जो भी करते हैं काम, वे लोग इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। और मेन चीज़, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, केंद्रण होता है, जिससे बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, किस तरीके से उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक चार्ट है जो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताई है। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, बिंदु साइज का बनता है और वास्तविक एवं उल्टा मिलता है। तो वो कुछ ऐसी कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि वस्तु कहाँ है, या प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, या फिर प्रतिबिंब का साइज क्या है। तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं आपके सामने कि यदि मान लो अवतल दर्पण है और वस्तु आपका यहाँ पे है, तो इसके 3 4 चीज़ें हैं। एक तो है आपका सेंटर, एक है आपका फोकस, एक है आपका ध्रुव। तो जब वस्तु आपका अनंत पे है तो आपका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है फोकस पे। जब आपका वस्तु क्या आएगा, सेंटर के पीछे आएगा, तो आपका प्रतिबिंब देखिए, अब इसी फोकस से इधर आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब सेंटर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और जब सेंटर पे होगा तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा, क्योंकि तीसरी स्थिति सेंटर पे है। और यदि सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो कहाँ बनेगा, सी के पीछे। और जब फोकस पे होगा तो ये कहीं अनंत पे जाकर बनेगा। और पी और एफ के बीच में एक कंडीशन और बनती है, जब वस्तु को रखा जाएगा तो कहीं कहीं पर भी आपका पीछे बनेगा। और हम ये समझ सकते हैं, इस केस को इस माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे। एक बार इसी को रिवीजन कर देता हूँ मैं। अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, सी के पीछे होगा तो फोकस तथा सी के बीच में होगा, सी पर होगा तो सी पर ही बनेगा, तथा फोकस तथा सी के बीच है तो सी के पीछे, यफ पर है तो अनंत पे पी तथा यफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जब आप देखोगे की बात करें अवतल दर्पण की, अभी तक सॉरी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में आपका कुछ इस तरीके से उभरा हुआ तल मिलेगा, ये और आपका ये मुख्य फोकस मिलेगा। तो इसके लिए दो ही कंडीशन है, एक तो अनंत पे हो, या फिर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव कहीं पर भी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ सी पर रख दो, या फोकस पर रख दो, कहीं पर भी रख दो। इसके लिए दो ही केस होगा। ठीक है ना। तो वो केस क्या है वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ आपसे। जब अनंत पर होगा तो हमारा फोकस पे दर्पण बनेगा, सॉरी प्रतिबिंब बनेगा, और अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का होगा, आभासी तथा सीधा होगा। अनंत तथा दर्पण और ध्रुव के बीच होने पर पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे तथा छोटा होगा। देखिए, दोनों केस में दर्पण के पीछे ही बन रहा है, हमारा जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। एक तो बिंदु साइज का बनेगा, एक क्या होगा, छोटा बनेगा, मतलब उससे छोटा बनेगा। और क्या होगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। अगर कोई चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे तो उसे हम आभासी ही तो मानते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि वह आभासी ही होता है। और ये दो कंडीशंस आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हो। देखो, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य फोकस है। तो क्या हुआ, जब मुख्य फोकस से अनंत पर वस्तु रखी गई है, इसकी किरणें इस पर पड़ी तो ऐसे तुरंत रिपल हो गई, यहाँ पे पड़ी सीधे वापस चली गई, इधर पड़ी इधर चली आई। तो हमको ये लग रहा था कि ये फोकस से कहीं से टॉर्च के रूप में जो बिखरा होता है,
तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई केंद्र रखा गया और यहाँ से वो निकल के आ रही हैं, तो फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है और बहुत ही छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब साइज का बन रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप, जब अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा और मुख्य फोकस होगा, अब वस्तु कहीं पर भी रख दो, समानांतर गई तो सीधे निकल गई और सेंटर के आसपास गई तो फिर भी सीधे निकल गई, तो ऐसा लगा कि ये कहाँ से फोकस और कहाँ, फोकस के आसपास ही आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए आप समझ सकते हो कि पी तथा एफ के बीच में बनेगा, और भाई फोकस पे बना था तो फोकस के बाद ही बनेगा, ये फोकस है तो फोकस के बाद ये पी है, ये फोकस है तो इसके बीच में ही अगला इमेज हमारा बनेगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण के उपयोग देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और समझिएगा इसको ध्यान से क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सके। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, मतलब जो शीशा होता है, गाड़ियों में जो शीशे लगते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये दर्पण वाहन में जो ड्राइवर होते हैं अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ों को वो क्या कर देती है, एक जगह छोटा कर देती है। उत्तल दर्पण का यही काम है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने पढ़ाया, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो जो चीज़ पीछे जैसी ये आ रही है वैसी हमको वहाँ दिखने को मिलेगी। यद्यपि वह छोटा होता है लेकिन इनका पृष्ठ क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को आने वाली पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र के वाहन या फिर बहुत बड़ा एक एरिया कवर करने को उस शीशे के द्वारा मिल जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पणों का, दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। इन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।